हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वो प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपका मैट्रिक का परीक्षा है उसमें पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। तो इतिहास का हम कहते हैं कि एक बार वीडियो आप देख लेंगे उस पर दोबारा कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम यार लगातार जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी सारे वीडियो डाल देंगे बारी बारी करके, आप उसको एक बार देख लेंगे और हम मतलब गारंटी देते हैं कि आपके सारा प्रश्न ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देख के आप भी पता लगा लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बाबू? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी किसके अंतर्गत आते हैं बाबू? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा इसको अच्छा से कर लीजिए, ये यूरोप के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। सुनिएगा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो किस वंश का किया गया था बाबू? ये किया गया था बुबरो वंश के द्वारा। किस वंश का स्थापना हुआ था? किस वंश से? बुबरो वंश के द्वारा, ठीक है। तो बुबरो वंश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिएगा इसी प्रश्न में कुछ बातें जुड़ी हुई है कि जैसे कि बुबरो वंश की बात करें ना, तो ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि बुबरो वंश की पुनर्स्थापना के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था। तो फ्रांस का राजा बना था बाबू लुई 18वां, ठीक है। और वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। और आगे देखिएगा, आगे आपसे बात करें कि वियना सम्मेलन का मेजबान ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न दिया है कि इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था, ठीक है। तो इस सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था बाबू? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया था। तीसरा प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? या मेजनी से एक और बात पूछता है बाबू, तो ये बात याद रखिए कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था, ठीक है। तो मेजनी से संबंधित ये भी बात याद रखिएगा। या आपसे ये बात पूछ लिया गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बाबू, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। तो इटली और जर्मनी के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे नियुक्त किया था बाबू? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि किस पद पे नियुक्त किया था बाबू? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, ठीक है। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पे बात करते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है बाबू। तो ये भी बात याद रखिएगा। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी
व्यापारियों की। तो याद रखिएगा जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, ठीक है। तो ये भी बात है। अरे ये भी आपको बता दें कि इसमें जितना प्रश्न है सारा प्रश्न कतई इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत बार प्रश्न नहीं तो पूछ लिया गया एग्जाम में, नहीं तो पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर छूटता भी है तो इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है उसके बारे में आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। क्वेश्चन क्या है बाबू, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। मन में बैठा लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है बाबू। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1864 में, 1866 में, या अब इधर दिखाते हैं बाबू, देखिएगा 1864 में या 1866 में, या ऑप्शन देखिएगा या दिया है 1870 में और 1871 में। तो इसका उत्तर होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1864 में, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप इस बात को भी याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1864 में। तो 1864 वाली बात आप याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864 में। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो किस देश का था बाबू, तो यूनान का। अरे ये यूरोपवासी जो थे ये यूनान से संबंधित थे, तो यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था वही इनके लिए प्रेरणादायक था। तो क्या उत्तर होगा इसका, यूनान। क्या उत्तर होगा बाबू इसका, यूनान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी बाबू, तुर्की के साथ। ये भी बातें याद रखिएगा कि तुर्की के साथ हुई थी, ठीक है। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ये सब लोग बता देंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको, तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा और देखिएगा सारा प्रश्न वही है जो नहीं तो पूछा गया है, नहीं तो पूछे जाने की संभावना है तभी रखा गया है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो कहिएगा कि सर सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब, 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो 1842 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो क्या संघीय शासन स्थापित हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र हुआ था, निरंकुश राजतंत्र था, गणराज्य था, क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरंकुश शासन। और वैसा शासन जिस पे कोई अंकुश ना लगाए उसको क्या कहते हैं, निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। तो ये निरंकुश शासक था। इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दशम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका उत्तर होगा मेटरनिख ने। अरे वियना सम्मेलन का
मेज़बानी कौन किया था? मेटरनिक ने। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था। तो बात को याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भले ही कहिए कि प्रश्न मिस्टेक है, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इसका उत्तर होगा सेडान। ठीक है बाबू, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर क्या हो रहा है? सेडान। ठीक है, तो चलिएगा अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपको बता के गए थे कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मैजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेटरनिक का पतन हुआ था। तो मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितना प्रश्न अभी आप कर रहे हैं सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी ये देखे थे कि वियना कांग्रेस का मेजबानी कौन किया था, और यहाँ वही बात पूछ दिया फिर घुमा के कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी। ठीक है बाबू, तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, खूब ध्यान से इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा। उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है और क्या प्रश्न कैसा है और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा ये प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस लिखा है बाबू, थोड़ा सा टाइपिंग बहुत मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको आप ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में फ्रांस सम्मिलित नहीं था। ठीक है बाबू, तो आप इसको देख लीजिएगा, वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? तो फ्रांस सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद, यानी चैप्टर नंबर 2, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा प्रश्न को रख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने का पात्र, अरे रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो आप चिल्ला चिल्ला कहिएगा सर इसका क्या होगा बाबू? इसका होगा रूस का सम्राट। अरे देखिएगा, रूस में जार राजा को कहते थे, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है, अब देखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बाबू बताइए? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। देखिएगा इसलिए इतना फास्ट कर रहे हैं ताकि हम बहुत भी कम टाइम लेके आपको पूरी क्वेश्चन को आपको दिखा दें और आपको बता दें कि हाँ बाबू यही प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स। उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 6, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस, अरे वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की है। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में, दिसंबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में, जनवरी 1917 में? तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर 1917 में। इसका सही उत्तर होगा
नवंबर 1917 में। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन टटोस्की ने की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू? टटोस्की ने। तो याद रखिएगा, लाल सेना का गठन टटोस्की ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में? इसका उत्तर होगा लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रेस्टलियोस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्टलियोस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्टलियोस की संधि किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इसका ये उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो नई आर्थिक नीति 1924 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, अरे नई आर्थिक नीति कब? 1921 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है बाबू? अरे कार्ल मार्क्स का लिखी पुस्तक का नाम क्या है? अगर याद है तो बता दीजिए। तो समाजवादियों का बाइबिल है, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसको? दास कैपिटल को कहा जाता है। और एक प्रश्न इससे जुड़ी हुई प्रश्न थी, ये प्रश्न आता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो समाजवादियों का बाइबिल किसको? दास कैपिटल को। और दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेलो थे। कौन थे बाबू? कार्ल मार्क्स और एंजेलो थे। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेलो थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बाबू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च 1975 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चेका क्या था बाबू? अरे जो आप लोगों ने अगर मेरा हिस्ट्री का फिल इन द ब्लैंक्स देखे होंगे तो वहाँ आपको ये वहाँ भी हम बताए हैं कि चेका क्या था। तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था या विशेष पुलिस दास्ता थी, ये भी बात याद रखिएगा। तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था या विशेष पुलिस दास्ता थी। तो ये बातें भी याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा कि क्या है, विशेष पुलिस दास्ता थी। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, रस्पुटिन कौन था? तो रस्पुटिन रूस का एक समाज सुधारक था, रूस का रहस्यमयी पादरी था, एक रूसी दार्शनिक था, एक रूस का वैज्ञानिक था। तो इसका सही उत्तर होगा कि रस्पुटिन रूस का रहस्यमय पादरी था। रूस का रहस्यमय पादरी था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था बाबू? अरे बोलिए बाबू, लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? रॉबर्ट ओवन था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन था। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन
संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अब हम प्रश्न नंबर करेंगे। मतलब ये अब यहाँ से शुरू होता है हिनचीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो तीसरा चैप्टर अब चलेंगे और तीसरा चैप्टर में देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे प्रश्न हम करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि देखिएगा कि हिनचीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिनचीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। तो हिनचीन क्षेत्र में कौन कौन? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। तो हिनचीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यही है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और देखिएगा यही बात, यही मतलब लगातार लगे हाथ बहुत सारा प्रश्न पूछ लिया है। तो देखिए अंकोर वाट के मंदिर से पेपर में प्रश्न आना तय है और आता भी है। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिहानुक, क्रमांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या होगा बाबू? सूर्यवर्मन द्वितीय। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये बाबू यहाँ से वो और प्रश्न पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है। तो विष्णु भगवान का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। देखिएगा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो कहाँ के शासक थे बाबू? ये शासक थे कंबोडिया के। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। तो इसको याद रखिएगा कि ये शासक कहाँ के थे? कंबोडिया के। ठीक है, थोड़ा सा मेरा पेन बहुत चलने में थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि आपको इस घड़ी में भी आपको समझाएं और आपकी सहायता करें। हम किसी भी हालात में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, अब चाहे हमको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन ने, फान बोई चाऊ ने, कुआंग ने, त्रियू ने। तो इसका सही उत्तर होगा फान बोई चाऊ ने। इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? फान बोई चाऊ ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है तीसरा लेसन का 8वां प्रश्न कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता था। तो ये समझौता कौन था? हनोई समझौता, टेकिंग समझौता, गांधी समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हनोई समझौता। बाबू इसको याद रखिएगा, और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, और प्रश्न ऐसे भी बदल के पूछा है कि हनोई समझौता कब होता है, कब हुआ है। तो बताइएगा 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। देखिएगा किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो कौन था बाबू? हो चिन मिन था, फान बोई चाऊ था, कुआंग था। तो इसका सही उत्तर होगा रसेल। इसका सही उत्तर होगा रसेल।
ठीक है, क्योंकि यह रसेल को ही अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बाबू निक्सन थे या वाशिंगटन थे, रूजवेल्ट थे, वुड्रो विल्सन थे, कौन थे? तो उसका सही उत्तर होगा निक्सन थे। कौन थे बाबू? निक्सन। तो इसको याद रखिएगा, निक्सन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 है 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में? इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में। टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में? इसका उत्तर यहीं बता देते हैं, इसका उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। ठीक है बाबू, इसका उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है देखिएगा। अब ये देखिएगा, अब ये भी बता देते हैं एक बात, और एक बात जान लीजिए। एक बात ये है कि जेनेवा समझौता अमेरिका और फ्रांस के बीच हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा बाबू, ये मेरे कोचिंग में जो भी असाइनमेंट था उसी असाइनमेंट के तहत आप करा रहे हैं। बाबू कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो मेरा कोई ज़्यादा मकसद नहीं है। आपकी सफलता ही मेरा सबसे अहम रोल भी है और भूमिका भी है, तो हम चाहते हैं कि आप सफल हो। चलिएगा, और आपसे ये भी बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ना, यही है चौथा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। और यहाँ से अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम कहते हैं कि बहुत ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा और देख के ही आगे बढ़िएगा। अगर लगता है कि आप बहुत बढ़िया से याद, अगर ये चैप्टर नहीं है तो इस चैप्टर को याद करिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपको बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गदर ये है गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में, और सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 17 अप्रैल 1919 ईस्वी को? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने कौन सी समिति थी? हंटर समिति थी, या डायर समिति थी, या मॉन्टेग्यू समिति थी, या चेम्सफोर्ड समिति थी? तो कौन सा समिति था बाबू? तो वो था हंटर समिति। ठीक है, उसको याद रखिए, कौन सा समिति था? हंटर समिति। ठीक है, तो हंटर समिति को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरोध में, भारत सरकार अधिनियम 1858 के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में? इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जो इसको अंधा कानून भी कहा जा रहा था, क्योंकि उस समय क्या होता था
कि जो अंग्रेज़ थे ना, उनको पता चल गया था कि भारतीय जो अगर मतलब मेरे बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि जो लड़ने वाली अपने देश में आज़ादी की जो भावना थी बहुत पहले जग चुकी थी, तो अब सारे लोग क्या थे कि अंग्रेज़ के खिलाफ होने लग गए थे। तो रॉलेट एक्ट इसलिए लगाया गया कि अगर हमारे खिलाफ में कोई बात कर रहा है तो उसको बिना वकील, बिना दलील, मतलब किसी का सहारा नहीं लेते हुए भी आपको सीधा जेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस समय रॉलेट एक्ट ये हुआ था, रॉलेट एक्ट लगा था ताकि यार किसी को पकड़ के उसमें जेल में डाल दिया जाए, ठीक है। तो पांचवा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1916 ईस्वी में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर होगा 1975 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बगल में, ठीक है, क्योंकि यार उत्तर प्रदेश में ही चौरा चौरी है, ठीक है। तो चलिएगा अगला प्रश्न है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे, अनुग्रह नारायण सिंह के अनुरोध पे, जयप्रकाश नारायण के अनुरोध पे, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पे? तो बताइए बाबू किसके अनुरोध पे? तो कहिएगा राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे। किसके अनुरोध पे? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे महात्मा गांधी मतलब चंपारण अपने बिहार में आए थे, ठीक है। अगला देखिएगा, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो बाबू वो नदी कौन था? गंगा नदी के तट पे या यमुना नदी के तट पे या रावी नदी के तट पे या सिंधु नदी के तट पे? तो बताइए क्या उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी के तट पे, और ये प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो देखिएगा इसका ये है कि सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, और ऑप्शन इधर चला गया है, तो इधर देखते हैं चल के यार। इधर है नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1920 नागपुर, ठीक है। दिसंबर 1920 नागपुर, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? ठीक है, तो देखिएगा 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा 1920 तुर्की। इसका सही उत्तर होगा 1920 तुर्की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी से या 1930 एल्बा से? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही जवाब है 1930 दांडी से। 1930 दांडी से, ठीक है। दांडी यात्रा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप इस बारे में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। तो इसका सही उत्तर होगा 1929 लाहौर, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की प्रस्ताव 1929 लाहौर में ही पारित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन देखिएगा 1930 गुरु गोलवंकर, 1925 केवी हेडगेवार, 1926 चितरंजन दास,
1928 लालचंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 1923 गुरु गोलवंकर। क्या होगा उत्तर? 1923 गुरु गोलवंकर। इसको जीवी मलवंकर भी कहते हैं। तो अब एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न फिर बताते हैं कि सारे प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको सभी प्रश्न को तैयार करना चाहिए, तब पेपर में जाना चाहिए। देखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन के दौरान, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान, खेड़ा आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान। तो इसका सही उत्तर होगा बारदोली आंदोलन में ही इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए, ये भी बातें सही है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए, अगला प्रश्न है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया था? का गठन किया था? तो इसका किसने किया था? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त, एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। तो अगला प्रश्न देखिएगा, किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफार खां को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, सी गोपालचारी को। तो इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफार खां को। खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? बाबू देखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। कहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी अपने आप में कतई इंपॉर्टेंट है। कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय, देखिए प्रश्न नहीं है बल्कि अलग प्रश्न इससे पूछे जाने की संभावना भी है। तो ये ऐसे रहेगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने, लेकिन उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। तो चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, पहले यहाँ से प्रश्न देख लीजिए तब ऑप्शन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है बाबू, क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो हम लोग को इधर चलना है और चल के देखते हैं ऑप्शन क्या है, फिर आपको हम बताते हैं। देखिएगा, अखिल भारतीय, तो इसका ये है कि बिहटा 1928, 11 अप्रैल 1934 लखनऊ, सोनपुर 1929 ईस्वी में, पटना 1937 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा सोनपुर 1929 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है आप उसको देख लें यार, 1929 सोनपुर। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर जो होगा
क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए बाबू। तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, 1920 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1957 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1957 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1957 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न जो है उसको आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, राम मनोहर लोहिया ने किया था और रामकृष्ण परमहंस ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे बाबू, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है बाबू कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह बताइए, महाराष्ट्र में हुआ था, बंगाल में हुआ था, गुजरात में हुआ था या केरल में हुआ था। तो मोपला विद्रोह बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का दूसरा नाम क्या था। तो नेताजी था। अरे क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का दूसरा नाम क्या था। तो इनका नाम था नेताजी था या मास्टरदा था या सरदार था या मुखिया था। तो इसका सही उत्तर होगा मास्टरदा था। इसका सही उत्तर क्या होगा, मास्टरदा था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिएगा हम लोग 4 लेसन बहुत बढ़िया से कर गए हैं और आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से जो प्रश्न कर गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। जितना प्रश्न होंगे सारा प्रश्नों को रख लिया गया है। आप प्रश्न किए होंगे या देखे होंगे तो भी आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल का सेटिंग है। ठीक है, तो सेटिंग बहुत मज़ेदार है। विश्वास करिए कि एक बार इसको देख लेते हैं। देखिएगा आगे का भी, यहाँ से जो 5वां लेसन से जो सेटिंग है वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है और बहुत प्रश्न भी उसमें है जो एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस पूरी वीडियो को पूरा देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि सेटिंग कैसा था। ठीक है, तो बाबू पहला प्रश्न था कि देखिएगा इसमें दिया है पहला प्रश्न कि 5वां लेसन में कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। कौन था क्वेश्चन बाबू, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। 1770 ईस्वी में, 1722 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1717 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। 1770 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। बाबू क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। हरग्रीव्स, अरे जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के, क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेविड। तो इसका सही उत्तर होगा हम्फ्री डेविड। क्या उत्तर होगा बाबू, हम्फ्री डेविड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बम्बई में, अरे अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1914 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको पेज हटाते हैं और पेज में दिखाते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ये है कि आपको दिखाते हैं बाबू। अगला प्रश्न, बस थोड़ा सा समय लीजिए। अगला प्रश्न है
कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। देखिएगा 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या पटना में। तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई में। सही उत्तर क्या होगा बाबू, बम्बई में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। 1907 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1814 ईस्वी में। कोयला उद्योग कब, 1814 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि आपको पहले ही बताते आ रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट होगा उसको थोड़ा सा आप टिकअप भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो जितना है सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट आ रहा है, जिसको पूछे जाने की प्रबल संभावना, उसको हम बताते चल रहे हैं यार। ठीक है, तो देखिएगा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की। 1854 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में टाटा हाइड्रो पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में टाटा हाइड्रो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। अरे बाबू सुनिएगा, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1918 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। क्या है बाबू, 1918 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय, दिख रहा होगा बाबू, देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी या 1981 ईस्वी में हुई थी या 1916 ईस्वी में हुई थी या 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही जो उत्तर है वो उत्तर होगा 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बताते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो महात्मा गांधी को बनाया गया, WC बनर्जी को बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया या लाला लाजपत राय को बनाया गया। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा लाला लाजपत राय, क्योंकि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मतलब ये लाला लाजपत राय को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइएगा, 1919 ईस्वी में या 1981 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जिसको ILO कहते हैं, तो इसका स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिएगा। अरे रावलकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ। उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बाबू, बताइए लो। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में है। रावलकेला कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको बताते हैं, कह रहा है कि वाष्प रेल इंजन का आविष्कार किया था।
अरे वाष्प रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, न्यूटन ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए बाबू, जेम्स वाट ने। इसका सही उत्तर होगा जेम्स वाट ने। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 5 लेसन भी खत्म हो गया। छठवां लेसन जो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, तो इससे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और देख के ही बढ़ते हैं और जानने का भी प्रयास करते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न है बाबू। फिर बता दें कि इसमें वही प्रश्न रखा गया है जो आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है या आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उसी प्रश्न को रखा गया है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा से निकल जाए। देखिएगा 27 नंबर है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? ठीक है, तो देखिएगा सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की, देखो ये सारी नहीं होगा, यहाँ शहरी व्यवस्था होगा। यहाँ थोड़ा सा आप लोग एरर है, देख पकड़ लीजिएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो क्या बढ़ी थी, कौन सी प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, अकर्मक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। कौन सी बढ़ी थी बाबू? प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का, सुनिएगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? अरे शहर जो अपना है वो आधुनिक जो अभी के व्यक्ति हैं उसको किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आप कहिएगा कि सर देखिए शहर को, देखिएगा आधुनिक व्यक्ति के मतलब क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो क्या सीमित क्षेत्र माना जाता है, प्रभावी क्षेत्र माना जाता है या विस्तृत क्षेत्र माना जाता है या सभी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अरे अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव, अरे संपत्ति का जमाव, ज्ञान का जमाव, शांति का जमाव, बहुमूल्य धातु का जमाव? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा संपत्ति का सही उत्तर होगा। क्या? अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव। जब अस्थाई कृषि करेंगे तो हमारे पास संपत्ति आना तय है। चलिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अब सुनिएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? सुनिएगा बाबू, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, या देखिएगा आगे बढ़ाते हैं, या शिथिल अर्थव्यवस्था, या सभी? तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जब प्रतियोगिता बढ़ेगा तो मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बाबू, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहरा प्रभाव किया? सुनिएगा, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस रूप को गहन प्रभावित किया? ग्रामीण को, शहरी को, कस्बों को, बंदरगाहों को? तो इसका सही उत्तर होगा शहरों को, क्योंकि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं बाबू? शहरीकरण। आप पढ़े होंगे तो सब कुछ जानते होंगे, तो ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होता होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा शहरीकरण। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो इसका सही उत्तर होगा नगर में, नहीं सॉरी महानगर में। इसका सही उत्तर क्या होगा? महानगर में। तो अरे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा महानगर में ना रहेगा बाबू? तो बात तो सही है, तो महानगर। ठीक है, अगला देखिएगा, 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँची? 30 लाख मतलब 20 लाख तक,
या 30 लाख तक या 40 लाख तक या 50 लाख तक। इसका सही उत्तर होगा 20 लाख तक। अरे लंदन के बाद कहाँ पहुँच गए? 20 लाख तक। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लंदन में अनिवार्य शिक्षा लंदन में अनिवार्य या प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1550 ईस्वी में या 1860 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर होगा 1870 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1870 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि जब औद्योगिकरण आया तो मतलब जो बीच वाला वर्ग था ना, मध्यम वर्ग, वही नवाचार किया था, वही नया रूप में बन के आया था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। उत्तर होगा मध्यम वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या सभी का? तो इसका सही उत्तर होगा कि श्रमिक वर्ग का। किसका शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी यार? ठीक है, कि मतलब उस समय गार्डन सिटी माने मतलब शहरों में क्या होगा? पेड़ पौधा लगाया जाएगा। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हावर्ड ने, रेमंडर अंदीन ने, विलियम हर्बनी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, अब बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एवेंजर हावर्ड ने। क्या उत्तर होगा? एवेंजर हावर्ड ने। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया होगा? अनाज रखने के लिए, कपास रखने के लिए, बीज रखने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? इसका सही उत्तर होगा अनाज रखने के लिए। वह एक गोदाम था जिसमें क्या होगा? प्राचीन काल के अनाज रखे जाते थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो बताइए पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम है, मतलब ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र, ये भी है, कुसुमपुर, ये भी लोग कहते हैं। तो अब देखिएगा अगला है कि अजीमाबाद, उपयुक्त में सभी। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? यार सब कहते हैं इसको, सब कहते हैं मतलब सभी इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि पटना को अजीमाबाद भी कहते हैं और कुसुमपुर भी कहते हैं और पाटलिपुत्रा भी कहते हैं। तो तीनों आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला जो है ये थोड़ा सा मतलब व्यापार और शहरीकरण का ये भी मतलब मुद्दा है। तो उसमें भी क्या है, 7वां लेसन हम लोग करने चल रहे हैं। तो 7वां लेसन देखिए क्या है, 7वां लेसन को भी याद रखिएगा। 7वां लेसन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किससे मतलब एशिया और यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था? क्या सूती मार्ग से होता था, क्या रेशम मार्ग से होता था, या उत्तर पथ से होता था, या दक्षिण पथ से होता था? तो क्या होगा उत्तर? तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका उत्तर होगा रेशम मार्ग से। तो हम भी कह देते हैं बाबू रेशम मार्ग से होगा। अरे हम का है, आप लोग जो कहिएगा वही ना मानेंगे। चलिए वही सही है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। तो क्या उत्तर होगा बाबू? अरे बताइए। इसका उत्तर होगा अलेक्जेंड्रिया। इसका उत्तर क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, ये भी सही है। अगला सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? अरे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली क्रांति मतलब होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? क्या वो वाणिज्यिक क्रांति थी, क्या वो औद्योगिक क्रांति थी, या साम्यवादी क्रांति थी, या भौगोलिक क्रांति थी? तो बताइए आप लोग क्या थी? तो जो मतलब आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति लाई थी वो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। वो क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति थी। तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से, या उत्तरी क्षेत्र से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से बाबू? पश्चिमी क्षेत्र से। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी क्षेत्र से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बाजार का विस्तार, अरे सुनिएगा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल से किस समय से प्रारंभ हुआ? क्या 15वीं सदी से, 18वीं सदी से, 19वीं सदी से, या 20वीं सदी से? तो इसका सही उत्तर होगा 18वीं सदी से, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 18वीं सदी से। अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1914 में ईस्वी में हुआ था, या 1922 ईस्वी में हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था, या 1929 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1929 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? अरे देखिएगा कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो क्या साम्यवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदय हुआ, नारीवादी फासीवादी शासन का उदय हुआ, या पूंजीवादी शासन का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नारीवादी फासीवादी शासन का उदय हुआ। नारीवादी फासीवादी शासन का उदय हुआ, ठीक है। तो ये भी बातें सही है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अरे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में, या 1944 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1944 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, या 1960 के दशक में, या 1970 के दशक में? तो बताइए आप लोग इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1990 के दशक में। इसका सही उत्तर होगा 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? क्या वो सार्क था? अरे क्या वो सार्क था, क्या वो नाटो था, या ओपेक था, या यूरोपीय संघ था? अब क्वेश्चन है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी ऐसा संस्था का उदय हुआ जो रुपया पैसा से जो आर्थिक प्रभाव डाल रहा था उसको समाप्त करने के लिए बना था? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सही उत्तर होगा कि जो भी आर्थिक समस्या को सुलझाने का प्रयास जो किया वो था यूरोपीय संघ। आप याद रखिएगा इस बात को, कतई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन है? यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में
कौन से उद्योग शामिल थे? सुन लीजिए क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के तहत, योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो पहले ऑप्शन इसका देख लीजिए, फिर आपको ऑप्शन दिखा के उसके बाद आगे लेके चलते हैं। इसका सही ये ऑप्शन जो देखिएगा, ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट उत्तर दे दिया गया है, तो उसको भी देख लीजिए। अरे ये टेक्निकल टीम की थोड़ा सा इशू है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन जो सही उत्तर है उसको तो लिख दिया ना, कोई बात नहीं, आप इसको सही वे में इसको सही ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कोयला, कपास और लौह इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल किए गए थे? तो कोयला उद्योग था, कपास उद्योग था और लोहा उद्योग था, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको जानना चाहिए और कतई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? अरे जो यूएनओ है उसके अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य देश कितना है? 193 हैं, 195 हैं, 196 हैं, 166 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1993, अरे सॉरी 193। इसका क्या होगा सही उत्तर? 193, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहें या लास्ट प्रश्न कहें, बस लास्ट ही प्रश्न है, लास्ट ही चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर को देख लेंगे तो समझिए कि आपका पूरा सफल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर है बाबू और थोड़ा सा तो बचा है। इसको अगर तोड़ देते हैं तो समझिए कि पूरी हिस्ट्री आप ले गए अपने घर। अरे वही देखिए, छोड़ने वाले को तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं या इसको देख भी ले रहे हैं, देखिए देखना मेरा मकसद नहीं, लेकिन जब आपको याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद है तो आपको हेल्प के लिए जरूर ये वीडियो कामगर होगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला जो प्रश्न है वो आपको बताते हैं यार। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? क्या महात्मा गांधी ने यंग इंडिया की स्थापना की थी, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, केसरी और मराठा की थी, या इनमें से किसी का नहीं की थी? तो बताइए बाबू सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुनिएगा, अगला प्रश्न है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? देखिएगा किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो कौन सा पत्र था? क्या वो हरिजन था, भारत मित्र था, अमृत बाजार पत्रिका था, या हिंदुस्तान रिव्यू था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही उत्तर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि अब देखिएगा अमृत बाजार पत्रिका के बारे में अगर कुछ बताएं तो अमृत बाजार पत्रिका जो आज ABP न्यूज़ देखते हैं ना, तो पहले जो अमृत बाजार पत्रिका है उसी का एब्रॉड मतलब इसकी का संक्षिप्त रूप है क्या? ABP, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए जब डिस्कशन की टाइम आएगी तो हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी छोटी छोटी बात है तो छोटी छोटी बात करके चलते हैं, ठीक है। तो बात क्या है देखिएगा, बात ये है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए? अरे 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग, मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर होगा, अरे सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मार्को पोलो। कौन पहुंचाया था? मार्को पोलो ने पहुंचाया था। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था, या इंग्लैंड में हुआ था? तो बताइए गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न, अरे सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, देखिएगा इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलता है तो जो कहिएगा वो मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक बात है कि आप बहुत बढ़िया से अगर देख लिए, अब तो लास्ट समय में आ गए हैं यार, लास्ट वीडियो है, मतलब एकदम अंत क्वेश्चन पे आ गए हैं।
और 5 से 10 क्वेश्चन है, हो जाएगा। लेकिन आप इसको देखिएगा और देख के एक बार प्रयास करिएगा, इसको याद कर लें, अपने दिमाग तक घुमाएं, 1-2 बार ऑडियो को सुन भी लीजिएगा ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? क्या कुरान की, गीता की, हदीस की, बाइबिल की? तो गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी बताइए? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने किसकी छपाई की थी? बाइबिल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन था, कैक्सटन था, एडिसन था, स्मिथ था। तो ये कौन था जो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था। चलिए अगला देखिएगा, अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे यार। कहा है कि किसने मुद्रण की दी हुई महानतम देन, किसने मुद्रण को ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या तोहफा बताया है? या देखिए बाबू एक सेकेंड, फंस रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन। महानतम देन किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ी तोहफा है? किसने कहा था? अरे बताइए, क्या मार्टिन लूथर ने कहा था? क्या मार्को पोलो ने कहा था? क्या एंजेलो ने कहा था? क्या अपाला ने कहा था? किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा, अरे बता दीजिए बाबू, सही उत्तर दिख रहा होगा आपको, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ी तोहफा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 है, इसको भी 9 को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, जहाँ मुद्रा सबसे पहले बनना शुरू कहाँ हुआ? तो यही बात कह रहा है, क्या अमेरिका में हुआ था, क्या चीन में हुआ था, क्या यूनान में हुआ था, क्या इंडोनेशिया में हुआ था? तो यार कहाँ होगा? जब सबसे पहले जब छापने वाली मशीन चीन में थी तो छपेगा कहाँ? चीन में ही तो छपना है। तो इसका सही उत्तर चीन हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चाइना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क्वेश्चन है बाबू, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, वियतनाम का था? तो रूस कहाँ का था? अरे रूसो रूस का रहेगा, अरे याद रखिएगा, रूसो कहाँ का है? अरे रूसो रूस का है, तभी तो उसका नामकरण पड़ा था रूसो। ठीक है, तो रूसो रूस का दार्शनिक था। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? मतलब ये प्रश्न है कि वो कौन ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहले सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें IAS PCS लोग बनाए जाते हैं, तो मतलब उसमें सबसे पहले अब कौन मैंने ऐसा प्रतियोगी परीक्षा मैंने पेपर बना के कौन प्रतियोगी परीक्षा लिया था, वो कौन ऐसा देश था? तो ठीक है, तो देख लीजिए वो कौन सा देश था, वहाँ ऑप्शन वाइज दिखाते हैं हम आपको। तो देश क्या नाम बताते हैं यार, देखिएगा, ये था अमेरिका था, इंग्लैंड था, चीन था, जर्मनी था। तो कौन था बाबू बताइएगो? सबसे पहले जब छापने वाला मशीन जब चाइना में रहेगा तो बनाएगा कौन? तो कहिएगा चाइना बनाएगा। तो बाबू बिल्कुल सही बता रहे हैं कि चाइना ही तो सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, WC बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। कौन उत्तर होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 95वें स्थापना किसकी रचना है? क्या कार्ल मार्क्स की थी, मार्टिन लूथर की थी, मार्टिन लूथर किंग की थी, या द्वारकानाथ टैगोर के थी? तो इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर किंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा,
महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अरे हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, सारा प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? क्या चीन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था, रोम में हुआ था? तो सारे बाबू लोग कह रहा होगा कि सर कागज़ के ये मतलब कहाँ, जहाँ छापे खाने जाएंगे वहाँ कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहाँ? चीन में। तो क्या उत्तर होगा? चीन उत्तर होगा। नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा चाइना में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? क्या समाज सुधारक था, दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ था, धर्म सुधारक था? तो इसका सही उत्तर होगा कि मार्टिन लूथर क्या था? तो मार्टिन लूथर समाज सुधारक था, ना कि धर्म सुधारक था। क्या था? समाज सुधारक था। इसका सही उत्तर होगा समाज सुधारक। तो आज हम लोग अपना पूरा चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, और इतिहास में कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा जो इसके बीच से ना हो, इससे बाहर आ जाए, इससे बाहर नहीं आएगा। तो जो लोग भी वीडियो देखे हैं उनको लिए थैंक्स, और आप अपने पेपर में सफल होंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। मेरी कामना भी है भगवान से कि आप ज़रूर सफल होंगे, क्यों नहीं सफल होंगे। तो चलिए अभी तक हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, तो चलिए।